वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 29th लेक्चर है। सो व्हाई डू वी स्टडी ओबी? हम क्यों ओबी स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? क्योंकि ये बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में है। लोग जिस तरीके से बिजनेस करते हैं वो तरीका चेंज होता जा रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च, अब जो रिसर्च की जाती है वो इस चीज़ के लिए की जाती है, अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को, और अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट को ताकि फिर प्रेडिक्ट कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को, और फिर इन दोनों को समझने के बाद फिर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें हम ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को। तो यही वजह होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च की। सो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, अब जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें समझना होता है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो है वो जारी बातें ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप बिहेवियर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर, अब जो इंडिविजुअल और ग्रुप जो बिहेवियर है अब वो डिफरेंट होगा इंडिविजुअल का और जो ग्रुप बिहेवियर होगा। सो नाउ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट वेरी फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है, वो जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और इसमें पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन और क्रिएटिविटी वगैरह शामिल है। सो द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, अब ह्यूमन बिहेवियर कहाँ से आता है? एक तरफ तो हेरिडिटी से आता है, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट से आता है। हेरिडिटी से मुराद जेनेटिक मेकअप, यानी जो कुछ नस्ली तौर पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ इंसान को मिल रही है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। और दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो है, जाहिर बात है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक कि इंसान अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो अच्छा उसका बिहेवियर होगा, और बुरे एनवायरनमेंट में रहेगा तो बुरा उसका बिहेवियर होगा। उसके अलावा फिर स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं जो वो लर्न करता है, सीखता है, वैल्यूज़ हैं जो वो सीखता है, और वर्क रिलेटेड उसका जो एटीट्यूड है। फिर आखिर में इन तमाम चीज़ों को मिला के वर्क रिलेटेड उसका एक एटीट्यूड आता है, बिहेवियर आता है। सो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, अब कौन से वेरिएबल इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को? वो है उसका पर्सन, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स है वो, और एनवायरनमेंट। अब जो पर्सन में आता है वो आता है उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ जो वो सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके परसेप्शन यानी उसके ख्यालात, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज़ और उसकी एथिक्स। एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्क ग्रुप उसका, उसकी जॉब और उसकी पर्सनल लाइफ। सो जो बिहेवियर है वो फंक्शन है पर्सन और एनवायरनमेंट का। सो टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड बिहेवियर, so different type of behavior when joining the organization, remaining with the organization, उसमें अलग होगा, maintaining work attendance, उसके अलावा performing required task and exhibiting organizational citizenship। so person fit job, अब person fit job ये है कि skills और ability जो है वो मैच होनी चाहिए रिक्वायरमेंट के साथ, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके साथ उस पर्सन की स्किल्स और एबिलिटी मैच करें। ऐसा ना हो कि मैच नहीं करनी हो तब भी उसको रख लिया, तो वो फिर पर्सन फिट नहीं कहलाएगा, पर्सन जॉब फिट। सो नाउ दी एबिलिटी, अब एबिलिटी क्या है? मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म अ जॉब, टू परफॉर्म वेरियस टास्क, सॉरी। तो अब ये एबिलिटी का मतलब है मेंटल या फिजिकल कैपेबिलिटीज, वो तमाम सलाहियतें, काबिलियतें, मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, जो बहुत से टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है या जो ज़रूरी होती है, उसी को हम एबिलिटी कहते हैं। सो वैल्यूज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू, अब इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यू की? वैल्यू एक बुनियाद है बाकी चीज़ों की, जो जितनी चीज़ें हैं वैल्यू के ऊपर ही एटीट्यूड होता है, बनता है, फिर उसी से परसेप्शन बनता है, फिर मोटिवेशन होती है, फिर बिहेवियर बनता है। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो वैल्यू है। सो वैल्यूज, लॉयल्टी एंड एथिकल बिहेवियर, सो जो एथिकल क्लाइमेट जिस तरह का होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे ही एथिकल वैल्यूज़ और बिहेवियर होगा लीडर्स का और उसके सबऑर्डिनेट का। सो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के कंपोनेंट क्या है? कॉग्निटिव थिंकिंग है इसमें, कॉग्निटिव है जो कि थिंकिंग है, अफेक्टिव है जो कि फीलिंग है, बिहेवियरल है जो डूइंग यानी करना। सो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, अब एटीट्यूड के टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन, के आप किस हद तक जॉब से सेटिस्फाई है, नहीं तो जितनी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे तो आपका एटीट्यूड कुछ और होगा, और नहीं होंगे तो अलग। जॉब इन्वॉल्वमेंट कितनी है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कितनी है। सो नाउ दी पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी का मतलब ये कि किस तरह एक शख्स बिहेव करता है एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। सो पर्सन सिचुएशन इंट्रैक्शन है ये एक्चुअली। सो लोकस ऑफ कंट्रोल, ये है पर्सनैलिटी वेरिएबल जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट्स करता है। अगर किसी का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो उसको अपने आप पे भरोसा होगा,
और किसी का एक्सटर्नल है तो उसको अपने आप पे भरोसे की बजाय उसको आउटसाइड फोर्सेस पे ज़्यादा भरोसा होगा, यानी किस्मत पे, चांसेस पे या दूसरे लोगों पे उसको ज़्यादा भरोसा होगा. So because personality characteristics create the parameters for people behavior, they give us a framework for predicting behavior. ये हमें एक framework देती है predict करने के लिए लोगों का behavior को. So emotions and mood. अब आपके सामने facial expressions दिखाए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ facial expressions convey कर रहे हैं कुछ emotions को. मुख्तलिफ emotions इन मुख्तलिफ facial expressions से पता चल रहे हैं. अगर आप टॉप लेफ्ट में देखें तो जो सबसे पहला जो फेस है वो है न्यूट्रल, वो बिल्कुल न्यूट्रल है. और फिर उसके बाद जो दूसरा वाला है फेस वो सरप्राइज शो कर रहा है. और तीसरा वाला जो है लेफ्ट पे वो हैप्पीनेस को शो कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है. और फिर नीचे अगर देखें बॉटम में नीचे वाली लाइन को अगर आप देखें तो सबसे जो लेफ्ट पर है वो फेयर को शो कर रहा है, डर को शो कर रहा है. उसके बाद फिर सैडनेस, गम को शो कर रहा है. और सबसे आखिर वाला गुस्से को शो कर रहा है. सो इंडिविजुअल बिहेवियर परसेप्शन. अभी आपके सामने एक परसेप्शन दिखाया जा रहा है कि हो सकता है आपको ये जो सोल्जर्स या जो गार्ड दिख रहे हैं ये हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि राइट की तरफ जो है वो उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, लेकिन असल में इन तीनों की जो हाइट है वो सेम है. लेकिन परसेप्शन एक बना हुआ है कि जैसे राइट वाला जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा हो सकती है. सो व्हाट इज़ परसेप्शन? एक्चुअली यूनिक इंटरप्रिटेशन करना किसी भी सिचुएशन का. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीपल बिहेवियर बेस्ड करता है उनके परसेप्शन पे ऑफ व्हाट रियलिटी इज. वो रियलिटी को अपनी परसेप्शन के मुताबिक देखते हैं, इस मुताबिक नहीं देखते कि असल में रियलिटी क्या है, जो लोगों का परसेप्शन बना हुआ है. सो वर्ल्ड जो है वो परसिव्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट. सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, वो तीन फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स जो कि सिचुएशन के अंदर होते हैं, जैसे कि टाइम है, वर्क सेटिंग है, सोशल सेटिंग है. उसके अलावा फैक्टर्स इन परसीवर होते हैं, जो परसीवर के अंदर फैक्टर्स होते हैं, उसका एटीट्यूड, उसकी मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन. और उसके अलावा फैक्टर्स इन टारगेट के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि नोवेल्टी है, मोशन है, साउंड्स हैं, साइज है, बैकग्राउंड है, प्रॉक्सिमिटी. ये तीनों जो फैक्टर्स होते हैं और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को. सो सोशल परसेप्शन ये इंपॉर्टेंट है बिहेवियर के लिए. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू कंबाइन करता है. इंडिविजुअल क्या कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में. सो पर्सन परसेप्शन मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में जजमेंट देना. सो एट्रीब्यूशन द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ अदर बिहेवियर, जिसके ज़रिए इंडिविजुअल जो है वो डिटरमाइन करता है कॉज जो है वो दूसरों के बिहेवियर का. सो परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग दो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फेज है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और अल्टरनेटिव डेवलपमेंट. अब जो ये डिसीजन मेकिंग फेज है इसमें परसेप्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है वो भी परसेप्शन के मुताबिक होती है. जिसका जो परसेप्शन होता है वो उसके मुताबिक प्रॉब्लम को तो जिसका जो परसेप्शन होगा वो उसके मुताबिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा. और इसी तरह से अल्टरनेटिव डेवलपमेंट का भी है. अल्टरनेटिव जो है वो मुख्तलिफ होंगे परसेप्शन की बेस के मुताबिक. सो वाई डू वी केयर एक्चुअली? सो परफॉर्मेंस जो है एक्चुअली वो फंक्शन है एबिलिटी का, मोटिवेशन का और अपॉर्चुनिटी का. इन तीनों चीज़ों से मिल के ही जाहिर बात है परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है. एबिलिटी से भी, मोटिवेशन से भी और अपॉर्चुनिटी से भी. अब एक शख्स है जिसके पास एबिलिटी मौजूद है, काबिलियत है, लेकिन उसको ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना उसको मोटिवेशन मिल रही है, तो जाहिर बात है उसकी परफॉर्मेंस तब भी गिर जाएगी. और कोई ऐसा शख्स है जिसको मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन उसके पास एबिलिटी ही नहीं है, तो जाहिर बात है उसकी परफॉर्मेंस भी कोई ख़ास नहीं होगी क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है. तो तीनों चीज़ें बहुत अहम है. सो ग्रुप, अब जो है ग्रुप का टॉपिक है, तो ग्रुप्स एंड टीम्स. अब ग्रुप क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक जैसे मकासद या कोई इंटरेस्ट होता है. और टीम जो है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ये भी एक तरह का ग्रुप ही है जिसमें कम तादाद में लोग होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं. ये स्किल जो एक दूसरे को मदद करते हैं, जैसे कि क्रिकेट टीम है एंड जो लोग होते हैं वो कमिटेड टू कॉमन मिशन, उनका मिशन कॉमन होता है, सेम होता है. परफॉर्मेंस गोल्स एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं वो.
सो ग्रुप रोल्स, अब ये जो टास्क परफॉर्मेंस है उस पर दो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। तो टास्क ओरिएंटेड रोल जो है ये पॉजिटिव है, इसमें इनिशिएटर्स है, इंफॉर्मेशन सीकर्स है, ओपिनियन गिवर्स है, एनर्जाइजर है। रिलेशन ओरिएंटेड रोल्स में हार्मोनाइजर है, कॉम्प्रोमाइजर्स है, एनकरेजर्स है, एक्सपेडिचर। और जो नेगेटिव है वो है, नेगेटिव जो है सेल्फ ओरिएंटेड रोल, उसमें है ब्लॉकर्स है, रिकॉग्निशन सीकर्स है, डोमिनेटर्स है, अवॉइडर्स है। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है आपके सामने। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो सोर्स से होता है, या फिर जो सेंडर होता है वो एनकोड करता है मैसेज को और चैनल के थ्रू वो भेजता है मैसेज, और उसके बाद फिर उसको डिकोड किया जाता है और वो डिकोड करता है रिसीवर रिसीव करने के लिए, और फिर उसके बाद वो फीडबैक देता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जरिए क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है, इजहार किया जाता है अपनी खुशी का या गम का, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन को भी जाहिर बात है कम्युनिकेशन के थ्रू ही। और टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन वक्त के साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही है, तो कम्युनिकेशन में भी चेंजेस आ रही है। अब इस दौर में इंटरनेट आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल वगैरह का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, और अब तो कुछ और दूसरे मेथड्स भी यूज़ हो रहे हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह। सो लीडर्स एंड मैनेजर्स, लीडर जो है वो अलग होता है मैनेजर से। सो ट्रस्ट एंड लीडरशिप, अब जो ट्रस्ट, जो लीडरशिप है वो बिल्ड है किसके ऊपर, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी के ऊपर है। ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी बेस्ड है लीडरशिप की। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर क्या है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, दूसरे शख्स को इन्फ्लुएंस करना, ऐसी काबिलियत जिसके जरिए दूसरे शख्स को इन्फ्लुएंस किया जाए, यानी असर रसूख हो। और इन्फ्लुएंस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए अफेक्ट किया जाता है थॉट्स, बिहेवियर और फीलिंग को दूसरे शख्स की। और अथॉरिटी का मतलब राइट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने का राइट मिलना। सो टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से, अब ये कौन कौन सी इसकी जो टाइप्स हैं उसमें टेकिंग करना, ब्लेमिंग करना, कंट्रोलिंग करना इन्फॉर्मेशन को, कॉलिशंस फॉर्म करना, कल्टिवेटिंग करना नेटवर्क को, ऑब्लिगेशन क्रिएट करना यानी कि मैंने तुम्हारे लिए किया अब तुमने ये करना है, और इम्प्रेशंस मैनेज करना, दूसरों के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन देना। सो कंडीशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, कुछ कंडीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की, जैसे स्केर्स रिसोर्सेज होना, कमी होना रिसोर्सेज की, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस डिसीजन होना, ऐसे डिसीजन होना जो कि पेचीदा हैं या फिर क्लियर नहीं है, और टॉलरेंस होना पॉलिटिक्स की, जब जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी तो उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होना। सो डिपेंडेंसी द की टू पावर, जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी। सो तीन व्यू हैं यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट के ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बुरा है, ह्यूमन रिलेशन के मुताबिक यस इट इज़ ये है, और इंट्रैक्शनिस्ट कहते हैं इट शुड बी, ये होना चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना चाहिए इस हद तक कि उससे सिनर्जी हासिल की जा सके। सिनर्जी से मुराद ये कि दो और दो मिलके 5 या 6 का काम करें, 4 का नहीं। सो जो नेगोशिएशन आउटकम है वो उसमें जो है विन लॉस सिचुएशन होती है, जीरो सम वाली सिचुएशन होती है, एक का घाटा और एक का फायदा। लॉस लॉस में दोनों का नुकसान और विन विन में दोनों का फायदा। थर्ड पार्टी नेगोशिएशन भी होती है, जब दो पार्टीज मिलके नेगोशिएशन कामयाब नहीं कर सकती तो फिर एक थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है। सो थर्ड पार्टी के इसके नेगोशिएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, फ़ायदे हैं। एफिशिएंसी होती है, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। इफेक्टिवनेस होती है, आउटकम जो होता है वो फेयर होता है, और प्रोसीजर जो होता है वो भी फेयर होता है। सो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फ़ायदे हैं। मोर नॉलेज थ्रू पूलिंग ऑफ ग्रुप रिसोर्सेज, ज़्यादा नॉलेज होती है ग्रुप रिसोर्सेज की पूलिंग के थ्रू। और इंक्रीज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बढ़ती है, और कमिटमेंट ड्यू टू वॉइस इन डिसीजंस। एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन स्टेजेस। नुकसानात भी है, प्रेशर होता है ग्रुप्स को में टू कंफर्म, और डोमिनेशन बाय वन फोर्सफुल मेंबर और डोमिनेंट क्लाइंट, एंड अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बिकॉज ग्रुप इज स्लोअर देन इंडिविजुअल टू डिसीजन मेक अ डिसीजन। अब जाहिर बात है टाइम भी ज़्यादा लगता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।